तो हमने जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा था, अब उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन इन द अटैच्ड फिगर, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राफ। ठीक है, ये आपको ग्राफ दिया गया है किसका, दूरी समय का, और इस ग्राफ से हमें देखकर ये बताना है कि चाल के बारे में बताना है, वो समान है कि समान चाल है, क्या है, कैसे है, ये बताना है। तो हम जानते हैं जब दूरी समय ग्राफ दिया हो तो उसका स्लोप जो होता है वो हमें चाल के बारे में बताता है। तो दूरी समय ग्राफ में जो ग्राफ बना हो वो स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का जो एंगल हम देख रहे हैं समय एक्सिस के साथ, ये वाला जो एंगल है आपका, ये एंगल कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए समय एक्सिस के साथ ये एंगल हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसका जो tan थीटा यानी कि स्लोप है वो आपका चाल के बारे में बताएगा। ठीक है, स्पीड के बारे में बताएगा। तो जब थीटा कांस्टेंट है यानी कि tan थीटा का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि चाल भी क्या हो गया, तब कांस्टेंट हो जाएगा। तो इससे इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है जो चाल होगा वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नियत होगा। क्यों? क्योंकि दूरी समय ग्राफ से जो स्लोप देता है वो स्लोप ही हमारे चाल के बारे में बताता है। ठीक है, तो जब स्लोप ही कांस्टेंट है तो हमारा चाल भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ये बताना था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन इन द अटैच्ड फिगर, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राफ। अब ये ग्राफ जो दिया है चाल समय का दिया हुआ है, और हमें त्वरण के बारे में बताना है कि त्वरण कैसा होगा। तो जब भी चाल समय का ग्राफ दिया हुआ हो तो हमें स्लोप से जो वैल्यू मिलता है वो त्वरण के बारे में बताता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो स्लोप है वो क्या है, वेरिएबल है, हर एक पॉइंट पे देखेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर हम स्लोप निकालते हैं तो स्लोप निकालने के लिए पहले तो यहाँ पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल देखेंगे। इस दूसरे पॉइंट पर स्लोप देखना हो तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन का खींचेंगे, फिर ये एंगल देखेंगे। अगर यहाँ पर आपको स्लोप निकालना है तो यहाँ पर एक आपको स्ट्रेट लाइन खींचना होगा। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पर अगर जब स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं एंगल क्या आ रहा है, बढ़ रहा है ना। ये एंगल थीटा 1 अगर मान लेते हैं, ये एंगल थीटा 2, ये ऐसे एंगल जो बन रहा है थीटा 3, थीटा 4, तो ये एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि थीटा 1 से ज़्यादा थीटा 2, थीटा 2 से ज़्यादा थीटा 3, थीटा 2 से ज़्यादा थीटा 4। तो समय के साथ जो स्लोप है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जो त्वरण होगा वो भी समय के साथ बढ़ेगा। तो जो एक्सेलरेशन है ए, या फिर कह लीजिए त्वरण, वो क्या है, वेरिएबल है, असमान त्वरण है, इंक्रीजिंग में, असमान त्वरण। और जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीजिंग है। मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है, ये बढ़ रहा है मैग्नीट्यूड। तो अगर शुरू में त्वरण जितना कम रहा होगा फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। इससे क्या हो गया, चाल जो होगा, अगर त्वरण बढ़ रहा है तो जो चाल है वो समय के साथ बहुत तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, तो हमें त्वरण के बारे में ये पता चलता है कि असमान त्वरण है और उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, ऑल द गिवन ग्राफ शोन इन द सेम मोशन, वन ऑफ द ग्राफ शोज द मोशन इनकरेक्टली, द ग्राफ इज। तो यहाँ पर दिया गया ग्राफ कई सारे हैं, एक ही वस्तु का जो गति है, गति के बारे में कई टाइप के ग्राफ दिया गया है। दूरी समय का दिया गया है, उसी वस्तु के लिए वेग समय का दिया गया है ग्राफ, और उसी वस्तु के लिए विस्थापन समय का आपको ग्राफ दिया गया है। इसमें से बताना है कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, वो गलत वाला ग्राफ हमें पता करना है। अब ये जैसे ही पहले ए वाला जो ग्राफ दिया हुआ है इसको इमेजिन करिए देखकर कि क्या हो रहा है। सोचिए, सपोज मान लीजिए एक कार है, ठीक है, अब उसका विस्थापन जो है बढ़ रहा है धीरे धीरे समय के साथ।
पहले विस्थापन 0 था, जहाँ था वहाँ से स्टार्ट हुआ कार, यहीं से मान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन मोशन हम समझ लेते हैं, ठीक है। कार यहाँ से स्टार्ट हुआ और आगे गया है, तो जब आगे जाएगा यहाँ से तो विस्थापन जो होगा बढ़ेगा, और विस्थापन समय के साथ बढ़ भी रहा है, बढ़ भी रहा है। एक समय आया कि विस्थापन मैक्सिमम हो गया है, और उसके बाद विस्थापन क्या हो गया, घटने लगा है। इसका मतलब जो कार है वापस अपने अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, तभी तो विस्थापन क्या होगा, कम होगा। तो धीरे धीरे ये कार यहाँ से आगे बढ़ते हुए कुछ दूर जाएगा, और उसके बाद इसका मोशन क्या हो गया है, ये मोशन पीछे की डायरेक्शन में चलने लगा है। तो कुछ देर बाद आते 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 फिर अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा। इसलिए तो विस्थापन क्या हो गया है, 0 हो गया है, ठीक है। तो ये ऐसा हम एनालिसिस करते हैं, तो ये तो पॉसिबल है कि कार गया है और फिर वापस अपनी डायरेक्शन में वापस आ गया है, जहाँ जिस स्थान पर था वहीं पर आ गया, इसलिए विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया है। तो ये ग्राफ तो पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है ना, इसलिए ये ग्राफ तो सही है। दूसरा देखते हैं वेग समय का ग्राफ जो दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए कह रहा है टी इक्वल टू 0 पर, अगर ये जो ओरिजिन है यहाँ पर हम क्या है, टी इक्वल टू 0 यहाँ पर स्टार्ट है, तो टी इक्वल टू 0 पर कुछ ना कुछ वेग से आगे बढ़ रहा है, यानी कि ये v वेग से अगर मान लेते हैं स्टार्ट किया है टी इक्वल टू 0 पर, अब उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है टाइम के साथ। एक समय ऐसा आएगा जब उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो गया है। तो यही केस अगर हम लेते हैं, ये स्पीड उसका वेग ले लीजिए या चाल बोल लीजिए, मैग्नीट्यूड हम बोल रहे हैं तो चाल के बारे में सिर्फ पता कर रहे हैं, और वेग बोल रहे हैं तो डायरेक्शन भी हमने ध्यान में दे रहे हैं। तो अभी मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, ये क्या हो गया, v स्पीड से आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे इसका स्पीड घटने लगा जाके कुछ समय बाद 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 हो गया, कुछ समय बाद यहाँ पर दिख रहा है ग्राफ, उसके बाद ये जो वेग है निगेटिव डायरेक्शन में गया है, ठीक है। निगेटिव डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या हो गया, जो कार है वापस उल्टे डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन हमने पॉजिटिव माना था उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगा है। हमने इस डायरेक्शन में पॉजिटिव माना था, अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगा है, इसलिए ये ग्राफ जो है निगेटिव डायरेक्शन में बनना स्टार्ट हो गया है। और वेलोसिटी और समय का जो स्लोप देता है वो अश्लेषण के बारे में बताता है। यहाँ पर जो अश्लेषण होगा, त्वरण होगा, वो माइनस निगेटिव होगा, ठीक है। इसलिए तो इसका जो वेलोसिटी है या चाल है, ठीक है, वेग जो है वो घट रहा है समय के साथ। मैग्नीट्यूड की बारे में बात करें तो चाल क्या होगा, घट रहा है, और कुछ समय बाद 0 हो गया है। लेकिन त्वरण जो है वो वही का वही है, माइनस डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में त्वरण काम कर रहा है। इसलिए जब उसका चाल 0 हो जाएगा और इस त्वरण के कारण अपोजिट डायरेक्शन में जो है, फिर उसका स्पीड क्या होगा, बढ़ने लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, फिर से ये जाने लगा वापस, ठीक है। तो यहाँ पर आते आते वो पार्टिकल फिर से वो v स्पीड गेन कर लेगा। तो यहाँ पर कुछ समय बाद यहाँ पर दिखाया गया है, कुछ ना कुछ स्पीड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो जो बी वाला ऑप्शन है ये भी तो सही है। तीसरा वाला देखते हैं अब। तीसरे वाले में देखिए टी इक्वल टू 0 पर यहाँ पर क्या हो रहा है, टी इक्वल टू 0 पर वेग जो बता रहा है, यहाँ भी वेग बता रहा है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक निगेटिव डायरेक्शन बता रहा है। अगर यहाँ पर वेग भी है मान लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस भी मान लेते हैं। क्या एक ही टाइम पर टी इक्वल टू 0 पर दो क्या नाम है वेग पॉसिबल है, कि भी वेग हो या और माइनस भी वेग हो, ठीक है। ये जो स्टार्ट किया है तो उस समय तो टी इक्वल टू 0 रहा होगा, वहाँ स्पीड हम भी मान लेते हैं, वेग भी मान लेते हैं। लेकिन जब वापस यहाँ से लौट कर आया है, भी वेग फिर से हुआ है और अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है, नेगेटिव में, तो उस समय तो टाइम तो कुछ और होगा, टाइम टी इक्वल टू 0 थोड़ी होगा। ये जाने में और आने में कुछ समय लगा होगा, तो कुछ दूसरे टाइम पर ये माइनस भी होना चाहिए ये। लेकिन यहाँ पर ग्राफ में शो क्या हो रहा है, टी इक्वल टू 0 पर ही भी स्पीड वेग है और माइनस भी वेग है। तो एक ही समय पर दो वेलोसिटी तो नहीं हो सकता है। किसी भी टाइम पर देखिए टी इक्वल टू आगे वाले टाइम पर टी इक्वल टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, जितना भी टाइम लगा होगा उसे स्पीड 0 होने में, तो यहाँ पर दो दो आपको वेग बता रहा है, एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में, फिर एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में, एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में, यानी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही समय पर दो आपका वेग हो। इसलिए ये ग्राफ नहीं सही है, ये गलत है, ठीक है। उसी तरह चौथा वाला भी आप देख सकते हैं, दूरी क्या हो रहा है, समय के साथ बढ़ रहा है। जब पार्टिकल यहाँ से गया है
जहाँ से पार्टिकल या कार स्टार्ट हुआ है, यहाँ से गया तो दूर बढ़ेगा, और वापस भले ही उसी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। जब दूरी की बात हम बोल रहे हैं तो दूरी फिर भी तो बढ़ेगा ही, ठीक है। विस्थापन होता तब तो जीरो होता, घटते हुए जाता। लेकिन जब दूरी की बात किया है, भले ही अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा लेकिन वो दूरी बढ़ते ही जाएगा। तो ये देखिए टी इक्वल टू जीरो पर जीरो दूरी था, फिर कुछ समय बाद ये दूरी जो है हाइट बढ़ता गया है, हाइट बढ़ता गया मतलब दूरी बढ़ती गई है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, यानी कि इस क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है जो ऑप्शन सी है वही एक ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ है द velocity of a particle v is equal to at plus bt square where a and b are constant, then the distance traveled by this particle between 1 second and 2 second होना चाहिए यहाँ पर and, ठीक है। यहाँ पर and 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच कितना दूरी तय किया है वो पार्टिकल, ये बताना है। और हमें वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है v बराबर at प्लस बी टी स्क्वायर, जहाँ पर ये और भी क्या है, कांस्टेंट है। तो देखिए जब भी वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हो और आपको दूरी के बारे में पूछ रहा हो, ठीक है, तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है। तात्क्षणिक चाल एक तरह से उसको क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। जैसे जब भी औसत चाल के बारे में हम बताया जाता है तो v इज इक्वल टू लिखते हैं ना, डेल एस बाई डेल टी लिखते हैं, औसत चाल होता है। लेकिन जो तात्क्षणिक चाल की बारे में बात किया जाता है तो इसी को तात्क्षणिक चाल जब होता है तो डी एस बाई डी टी लिखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो टाइम इंटरवल है 10 to 0 होता है, बहुत कम टाइम इंटरवल होता है, इसी चीज को ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर दूरी के बारे में बात किया गया है तो वेलोसिटी को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डी एस बाई डी टी, तात्क्षणिक चाल। हर एक इंस्टेंट पर आप पता कर सकते हैं, इसलिए जो वेलोसिटी दिया गया है आपको तात्क्षणिक वेग या चाल के बारे में बताएगा, ठीक है। इसलिए इसको हम डी एस बाई टी टी लिख रहे हैं, ना कि डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फिर, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो डी टी है उसको दूसरे साइड ले जाएंगे, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, और यहाँ पर डी टी लिख दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा क्योंकि 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड के बीच पूछा गया है, ठीक। अगर t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर हमने मान लिया जीरो विस्थापन है, तो t इज इक्वल टू दूरी जीरो है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर s मान लेते हैं। यानी कि 1 और 2 सेकंड के बीच अगर हमें दूरी पता करनी है तो इंटीग्रेशन भी आपको 1 से लेकर 2 सेकंड के बीच आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। अब ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, और लिमिट जब पुट करेंगे तो यहाँ पर s-0 लिख सकते हैं तब, या अभी लिमिट बाद में रखते हैं, इसको पहले ऐसे लिख देते हैं 0 से लेकर s तक। इसका क्या मतलब हुआ कि जी अब ds का इंटीग्रेशन हमने कर दिया तो s लिख दिए, और जो ये लिमिट है अपर वाला अपर लिख दिए, और लोअर वाला लिमिट लोअर लिख दिए। ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपको जो फिजिकल मैथमेटिक्स वाला जो चैप्टर था 4 वाला, उसमें हम आपको बताया गया था कि कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है, कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो अगर वो पढ़े होंगे तो ये आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन करना है ए टी का इंटीग्रेशन डी टी के रेस्पेक्ट में, इसको पहले अलग अलग आप लिख लेते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से टाइम जो है 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड के बीच है, फिर प्लस बी टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। जो इंटीग्रेशन है वो दो समेशन है, तो यहाँ पर अलग अलग हम लिख सकते हैं ऐसे। तो टाइम जो है t इज इक्वल टू 1 सेकंड से लेकर t इज इक्वल टू 2 सेकंड के बीच, ऐसे। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए टी का एक जो कांस्टेंट है ये तो बाहर ही कर सकते हैं, t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2,
फिर यहाँ पर हम अब क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं ऊपर और लोअर, फिर प्लस बी टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, बी कांस्टेंट छोड़ दिए हैं, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई थ्री कैसे इंटीग्रेशन हो रहा है, आपको ये रूल बताया गया था, यहाँ पर फिर से लिख दे रहे हैं आपका रूल। एक्स पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन अगर करना है और जहाँ पर एन क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स पावर, जो पावर होता है उसमें एक बढ़ा दिया जाता है और जितना पावर आया टोटल उसी से डिवाइड कर दिया जाता है, ऐसे इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर है, तो दो से एक पावर बढ़ा देंगे, तीन हो जाएगा, तो टी क्यूब हो गया है, और टोटल पावर तीन हो गया, तो तीन से फिर क्या कर दिए, डिवाइड कर दिया। उसी तरह यहाँ पर था, पहले वाला टर्म में टी था, तो टी का इंटीग्रेशन पावर वन है टी का, तो एक बढ़ा दिए पावर, तो टू हो गया, टी स्क्वायर हो गया, और दो से भाग दे दिए फिर, ठीक है। और फिर इस चीज को हम लिख सकते हैं एस माइनस जीरो। क्या किया जाता है, जो इंटीग्रेशन करने के बाद आया उसमें हम अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो एस माइनस जीरो लिख दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं पहले। अब उसके बाद हम ये लिमिट पुट कर देते हैं, एस माइनस जीरो एस हो जाएगा, और ए जो कांस्टेंट है वो ए बाई टू जो कांस्टेंट है बाहर छोड़ देते हैं। जब टी स्क्वायर में टी की जगह दो रखते हैं तो टू का स्क्वायर हो जाएगा, टू का स्क्वायर, फिर माइनस करते हैं, जो लोअर लिमिट है उसको हम पुट करते हैं, टी की जगह रखते हैं, वन का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस बी बाई थ्री, और टी क्यूब है, टी की जगह हम क्या कर रखेंगे, दो रखेंगे, अपर लिमिट पर रखा जाता है, तो टू क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट रखा जाता है टी की जगह, वन क्यूब। अभी आपको कितना हो जाएगा, ए बाई टू, चार माइनस एक इंटू थ्री हो जाएगा, फिर प्लस बी बाई टू, और आठ माइनस एक सेवन हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, थ्री ए बाई टू प्लस सेवन बी बाई टू। कौन सा ऑप्शन सही है, ये देखिए, यहाँ टू नहीं, यहाँ थ्री रहेगा, नीचे थ्री से डिवाइड किया गया था ना, तो यहाँ पर हमने लिख दिया बी बाई थ्री सेवन बी बाई थ्री, तो ऑप्शन अब कौन सा मैच कर रहा है, सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, थ्री ए बाई टू प्लस सेवन बी बाई थ्री, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, if at any time the x coordinate of any particle is x is equal to 5t minus 2t square where x is in meter and t is in second, then the acceleration of the particle at t is equal to 2 second will be। फिर यहाँ पर आपको इक्वेशन दिया हुआ है, x is equal to 5t माइनस 2t स्क्वायर, ये इक्वेशन आपको दिया होगा और एक्सेलरेशन के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो जब भी इक्वेशन दिया रहेगा, ये पोजीशन का एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर दिया हुआ है वन डायमेंशन, तो क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे, तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा, या फिर बोल सकते हैं ताक्षणिक वेग मिल जाएगा, या चाल मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो, ठीक है। डी एक्स बाई डी टी, यानी कि x को जब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलता है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगा, और यहाँ पर 5t का डिफ्रेंशिएशन 5 सिर्फ हो जाएगा, और माइनस टू कांस्टेंट है, और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t हो जाएगा, ठीक है। एक तरह से हमने क्या किया, ये डेरिवेटिव किया, डिफ्रेंशिएशन किया दोनों तरफ, डी अपन डी टी, और यहाँ भी हमने डी अपन डी टी, जो इक्वेशन दिया हुआ था दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दी, तो हमें वेलोसिटी मिल गया, तो हमें वेलोसिटी मिला क्या, इतना 5 माइनस 4t,
अब क्या करेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में पता करना है, तो फिर वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया है, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हम त्वरण के बारे में हमें पता चल जाएगा। तो डी वी बाई डी टी, इससे डिफरेंशिएट करते हैं, डी अपॉन डी टी और 5 - 4t का हमें डिफरेंशिएशन करना है। क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी को हम ए लिख देंगे, और 5 का डेरिवेटिव क्या है, किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, 0 कर दिए, -4 कांस्टेंट है, 4 छोड़ दिए, और t का डेरिवेटिव टाइम के रेस्पेक्ट में dt अपन dt 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इंटू 1, एक तरह से यहाँ पर क्या हो गया, -4। तो ऑसिलेशन हो गया आपका -4, यूनिट लिखना हो तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, क्योंकि ऐसा यूनिट सब एक्स मीटर में था, टाइम सेकंड में था, तो इसका जो यूनिट आएगा वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, सी वाला। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो यहाँ पर लिखा है द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब सीधी रेखा में आप मोशन हो रहा है, विथ टाइम टी इज गिवन बाय द इक्वेशन, इक्वेशन आपको दिया हुआ है 5t² - 10t, ठीक है, जहाँ की एस मीटर में दिया हुआ है, टी सेकंड में है। टेल विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेस्ट डिपिक्ट्स द मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो इस इक्वेशन दिया गया है, और इक्वेशन को देखकर हमें बताना है कौन सा वेलोसिटी समय का ग्राफ करेक्ट है, और हमें फिर एक्सेलरेशन के बारे में भी बताना है। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं। पोजीशन का s बराबर लिखा है 5t² - 10t। अब वेलोसिटी का जब वैल्यू पता करना है तो क्या करेंगे, हम इसको डेरिवेटिव कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे तो फिर से हमें वेलोसिटी के बारे में पता चल जाएगा। तो ds बाई डी टी, टाइम के रेस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव कर दिया दोनों तरफ से, फिर से यहाँ पर d अपॉन डी टी लिख दे रहे हैं, इसका 5t² ब्रैकेट बंद माइनस, फिर इसका भी डेरिवेटिव कर दे रहे हैं, ठीक है, तो माइनस माइनस पहले लगा दिए, डी अपॉन डी टी टेन टी। अब देखिए इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ds अपॉन डी टी का वेलोसिटी मिल जाएगा, और 5 कांस्टेंट है तो 5 बाहर हो गया उससे, और t² का डेरिवेटिव टाइम के रेस्पेक्ट में 2t हो जाएगा, माइनस फिर 10 कांस्टेंट है, फिर टाइम बचा, t बचा, t को टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फिर से 1 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर 1, ठीक है, तो बचा का यहाँ पर v इज इक्वल टू 10t माइनस 10, तो ये वेलोसिटी हो गया। अब वेलोसिटी का ये जो इक्वेशन आया है, ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन हमें बता रहा है। स्ट्रेट लाइन मोशन हमने इससे कंपेयर कर लीजिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, इसके जैसा ही यहाँ पर आपको इक्वेशन मिल रहा है। y की जगह वेलोसिटी v हो गया है, जो स्लोप है m की जगह 10 हो गया है, x की जगह बस t हो गया है, और c जो कांस्टेंट है उसकी जगह -10 हो गया है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन के बारे में भी हमने बताया था, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हो उसको देखकर कैसे हम पता कर सकते हैं ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। जब स्लोप यहाँ पर देखिए, स्लोप को देखकर 10 है स्लोप, तो स्लोप जब पॉजिटिव होता है इसका मतलब जो है स्ट्रेट लाइन बनेगा वो टाइम एक्सिस के साथ जो झुकाव होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा। तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर 3 ग्राफ दिया हुआ है, ए बी और डी, ठीक है। सी तो पहले ही नहीं होगा, ये ग्राफ होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो इक्वेशन आया है वेलोसिटी के बारे में वो कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन में कौन सा स्ट्रेट लाइन होगा, तीन में से, तीन, ए बी और डी में से, तो जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या बता रहा है, पॉजिटिव होगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, पॉजिटिव होगा। तो जो बी वाला ऑप्शन है इसमें तो स्लोप जो निकालेंगे वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पर जो स्लोप होगा क्या है, 0 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ए या डी में से हो सकता है। और क्या पता कर सकते हैं, क्योंकि ए और डी में दोनों का स्लोप पॉजिटिव है, तो ये एंगल देख रहे हैं ये भी 90 डिग्री से छोटा है, और जो पहला ऑप्शन है उसमें भी आपको यहाँ से आगे बढ़ाकर ये जो एंगल देखेंगे ये भी क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। तो ए और डी स्लोप से नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि स्लोप का रहा पॉजिटिव है,
और दोनों ऑप्शन में पॉजिटिव है, तो फिर अब कोई दूसरा देखेंगे। अब यहाँ पर जो सी का वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू, इसको देखकर हमें पता चल जाएगा। ये क्या है, सी का वैल्यू -10। तो -10 होने का मतलब है जो स्ट्रेट लाइन है वो वेग एक्सिस को कहाँ कट करेगा, निगेटिव में कट करेगा। तो निगेटिव में कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर देखिए ये वैल्यू निगेटिव में कट कर रहा है। ठीक है, कितना नीचे है ये बता रहा है -10 नीचे होना चाहिए। ये इसी यही ऑप्शन सही हो सकता है आपका। ठीक है, क्योंकि इसी में निगेटिव कट कर रहा है, बाकी ए वाले में कट ही नहीं कर रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन ऐसा बनेगा वेलोसिटी टाइम का। ठीक है, अब हमें त्वरण के बारे में भी बताना था। तो वेलोसिटी का भी इक्वेशन दिया हुआ है, क्योंकि हमने निकाला ही है अभी 10t-10 आया है। अब फिर से आपको त्वरण के बारे में बताना है, तो फिर से इसको क्या किया जाता है, अवकलन किया जाता है, डिफरेंशिएशन किया जाता है। वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो त्वरण आएगा। इसको ए से लिखते हैं, डायरेक्ट हम इसको अवकलन कर दे रहे हैं। 10t का अवकलन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, माइनस एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ऑसिलेशन हमें क्या पता चल गया, 10। सारा एसआई यूनिट में है, तो इसलिए ये भी एसआई यूनिट में आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो ग्राफ होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित चित्र में एक साइकिल सवार का दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित है, ग्राफ से गणना कीजिए। दो क्वेश्चन है, क्या है, साइकिल सवार का महत्तम वेग बताना है और संपूर्ण यात्रा में साइकिल सवार की औसत चाल बताना है। तो जब दूरी समय का ग्राफ आपको दिया हो और वेग के बारे में पता करना हो, ये महत्तम वेग की जगह एक्चुअली सही वर्ड यहाँ पर चाल होना चाहिए, चाल लिख दे रहे हैं। महत्तम चाल बताना है, क्योंकि दूरी और समय का जो ग्राफ दिया उससे डिफरेंशिएट करेंगे या स्लोप निकालेंगे तो हमें चाल के बारे में पता चलता है। ठीक है, अगर ये दूरी की जगह विस्थापन लिखा रहता तो हम उसको जो स्लोप निकालते हैं उसको हम बोलते हैं वेग। ठीक है, अब दूरी दिया है, यहाँ पर दूरी लिखा है, इसलिए यहाँ पर सही वर्ड क्या हो जाएगा, महत्तम चाल बताना है। तो साइकिल सवार का महत्तम चाल कहाँ पर होगा, जहाँ पर स्लोप ज्यादा होगा। तीन जगह स्लोप दिया हुआ है इस स्ट्रेट लाइन का। एक स्लोप यहाँ पर कुछ बनेगा, एक स्लोप यहाँ पर बन रहा है, यहाँ स्लोप क्या है, यहाँ तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम एक्सिस के पैरेलल ही है। और एक स्लोप यहाँ पर कुछ बन रहा है, तो इसमें देखेंगे कौन सा एंगल ज्यादा बन रहा है, टाइम एक्सिस के साथ या टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन के साथ। इसको थीटा 2 मान लेते हैं, इसका थीटा 1 मान लेते हैं। तो थीटा 1 बड़ा है कि थीटा 2, थीटा 1 बड़ा रहेगा तो 0 से लेकर 2 सेकेंड के बीच आपका महत्तम वेग होगा या महत्तम चाल होगा, और थीटा 2 बड़ा होगा तो 3 से लेकर 5 तक आपका महत्तम चाल होगा। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, इस स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एक त्रिभुज हमने देखिए दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज में देखिए tan थीटा क्या लिख सकते हैं हम, tan थीटा 1 लंब बटे आधार, लंब कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर। ये जो हाइट होगी लंब की, ये कितना है, ग्राफ में देखकर पता चल रहा है 20 किलोमीटर है हाइट। और आधार बेस कितना होगा, 0 से लेकर 2 सेकंड, यही तो आधार है। तो टोटल कितना हो गया, ये 2 सेकंड है और 2 घंटा है। ठीक है, नीचे यूनिट जो है घंटा है, तो 2 किलोमीटर आवर, 2 आवर। ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका डिवाइड करने के बाद 10 किलोमीटर पर आवर, ये आपका क्या हो जाएगा, चाल हो गया। लेकिन 10 से भी बड़ा हो सकता है थीटा 2, तो एक बार वहाँ उसको भी निकाल लेते हैं। tan थीटा 2 दिखने के बाद निकालने, यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज में भी अब लंब क्या हो जाएगा, इसके और इसके बीच ये लंब का काम करेगा, तो इसकी लंबाई ये कितनी होगी, क्योंकि ये वाले ऊपर वाली लंबाई लगभग बीच में है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, 35 पर मान लेते हैं। ये 35 पर है और नीचे वाला कितने पर है, 20 पर है। इसकी लंबाई हो जाएगी 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर डिवाइड बाई, और टाइम इंटरवल कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो टाइम इंटरवल है 3 से लेकर 5 तक,
3 से 5 लेकर मतलब 2, ठीक है, 2 घंटे। अब ये डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, 7.5 किलोमीटर पर आवर। इससे क्या पता चल रहा है, जो 0 से लेकर 2 सेकंड के बीच है टाइम इंटरवल, वहां पर आपका चाल ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, चाल 0 हो गया है 1 घंटे के लिए, यानी कि 2 से 3 घंटे के 2 से 3 घंटे के बीच जो इंटरवल है 1 घंटा, उसमें वो चाल जो है 0 था। उसके बाद फिर से चाल हुआ है कितना, 7.5 किलोमीटर। महत्तम चाल किस टाइम है, 0 से लेकर 2 घंटे के बीच, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 2 घंटे के बीच जो चाल होगा वो महत्तम होगा, मैक्सिमम होगा। दूसरा क्वेश्चन, इसमें संपूर्ण यात्रा में साइकिल सवार की औसत चाल बताना है। तो औसत चाल कैसे पता करेंगे, औसत चाल को हम लिखते हैं v के ऊपर a डैश लगा देते हैं, तो ये औसत के बारे में बताता है। औसत चाल बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं, चली गई टोटल दूरी, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना चला है, कितना दूरी तय किया हो, 0 से लेकर 2 घंटे तक 20 किलोमीटर चला है, फिर 2 से लेकर 3 तक कोई दूरी नहीं चला है, फिर 3 से लेकर 5 तक फिर से 15 किलोमीटर चला है। टोटल कितना चला है, टोटल 35 किलोमीटर चला है, टोटल दूरी 35 किलोमीटर है। और टोटल टाइम कितना लगाया है 35 किलोमीटर चलने में, 5 घंटे लगाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 आवर। तो ये डिवाइड करने के बाद कितना हो जाएगा था, 7 किलोमीटर पर आवर, यानी कि औसत जो चाल हो जाएगा आपका 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। हमारा पहला का जो ऑप्शन था, आंसर था, ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ये जो पहला का सोल्यूशन हो जाएगा आंसर, और दूसरे वाले का ये हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर एक्स अक्ष के अनुदिश गतिशील कण का वेग समय ग्राफ प्रदर्शित है, ज्ञात कीजिए। त्वरण बताना है, 0 से लेकर 4 सेकंड तक चली गई दूरी बताना है। अब जब वेग समय का ग्राफ दिया हुआ हो, तो फिर से हम स्लोप निकालते हैं, तो हमें त्वरण के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो त्वरण जो अगर बताना ही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डैश बना देते हैं और फिर से एक त्रिभुज बन जाएगा, तो इसका हमें स्लोप निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ थीटा लिख देते हैं। अब ये जो लंबाई है थीटा के सामने वाला, ये जो लंब का काम करेगा, इनके बीच का इंटरवल कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम ये हाइट 8 है और नीचे ये कितनी है, यहाँ पर 2 है। तो इनके बीच का जो टाइम इंटरवल, सॉरी, वेलोसिटी का इंटरवल है, कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। यानी कि लंब का काम करेगा ये लंब का काम करेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan थीटा को एम भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो स्लोप आएगा एम, वही त्वरण के बारे में बताएगा, ए के बारे में बताएगा, ठीक है। क्या करेंगे, लंब बटे आधार, डेल डेल v बाई डेल टी, कितना हो जाएगा, 8 - 2, और डेल टी कितना है, 4 - 0। 8 - 2 ये 6 हो जाएगा, 4 - 0 4 हो जाएगा। तो त्वरण हो जाएगा आपका, 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों में, 3/2 हो गया। ये आपका आ गया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण हमारा कितना हो गया, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पहला वाला का आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया। फिर दूसरा क्या कर रहा है, 0 से 4 सेकंड तक चली गई दूरी के बारे में भी बताना है। तो जब भी आपको वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ हो, तो जो ग्राफ दिया हुआ है, जो स्ट्रेट लाइन बना है, उस स्ट्रेट लाइन के अंडर नीचे टाइम एक्सिस के साथ जितना भी एरिया कवर कर रहा है,
उस एरिया का क्षेत्रफल हमें क्या किसके बारे में बताता है, विस्थापन के बारे में बताता है। ये सारा जो एरिया है, इस एरिया अगर निकाल लेते हैं तो ये किसके बारे में बताएगा, विस्थापन के बारे में बताएगा। चूंकि यहाँ पर विस्थापन न लिख के हमें दूरी लिखा है, इसका मतलब ये कंसिडर कर लिया है कि विस्थापन के बराबर ही दूरी है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा होगा। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा, इसलिए विस्थापन की जगह यहाँ पर दूरी लिख दिया है। और उस समय क्या हो जाएगा, तब विस्थापन और दूरी बराबर हो जाएगा। तो एरिया ही निकाल लेते हैं इसका, ये जो 0 से लेकर 4 सेकंड के बीच है, इनके बीच, और जो ये स्ट्रेट लाइन बना हुआ है ये पूरे इसके अंडर, ये कितना एरिया हुआ ये सारा एरिया अगर हम पता कर लेते हैं तो एरिया ही आपका क्या बता देगा, 0 से लेकर 4 सेकंड तक चली गई दूरी बता देगा। अब एरिया बताने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आप चतुर्भुज अब देख रहे हैं इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी, और यहाँ पर डी। डी और ओ पॉइंट है, चलिए ओ ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ए बी सी ओ इसको हटा देते हैं। ए बी सी ओ का हमें क्या पता करना है, एरिया पता करना है। ये चतुर्भुज बना है आपका ए बी सी ओ, इसका एरिया पता करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, ये बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये त्रिभुज और एक आयत में डिवाइड हो जाएगा। इस पॉइंट को हम लिख देते हैं ई। ठीक है, तो त्रिभुज ए ई बी प्लस जो चतुर्भुज या आयत बन रहा है ए ई सी ओ, अगर ये पता कर लें दोनों तो हमारा ये पूरा एरिया निकल जाएगा। ठीक है, ए ई बी का जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना हम फार्मूला जानते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है, 0 से लेकर 4 सेकंड तक 4, ऊंचाई कितनी है 2 से 8 6 हो जाएगा ये ऊंचाई। ठीक है, फिर प्लस इस आयत का क्षेत्रफल निकालना तो लंबाई हम 4 ले लेते हैं और चौड़ाई हो जाएगा इसका 2। ठीक, टोटल हो जाएगा अब ये 12 + 8 = 20, यानी कि 0 से लेकर 4 सेकंड तक जो चली गई दूरी है वो कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। ये मीटर होगा, किलोमीटर होगा, क्या होगा, वो यहाँ पर से देखकर पता चल रहा है। ये जो यूनिट लिखा हुआ है ये मीटर पर सेकंड एसआई यूनिट है, और टाइम भी जो है यहाँ पर सेकंड दिया हुआ है, एसआई यूनिट है। जब एसआई यूनिट के बारे में सारा चीज डिटेल दिया हुआ है तो जो क्षेत्रफल निकलेगा वो भी एसआई यूनिट में निकलेगा, और दूरी का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, इसलिए यहाँ पर हम मीटर लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये दूसरा वाला, 0 से लेकर 4 सेकंड तक चली गई दूरी कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा, ये आंसर सही है। और त्वरण कितना हो गया था, तो त्वरण 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको फिर से वेग समय का ग्राफ दिया हुआ है और आपको औसत त्वरण के बारे में अब की बार पूछा है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 0 से लेकर 10 सेकंड के बीच औसत त्वरण पता करना है। तो औसत त्वरण जो होगा, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन लिखते हैं ना, वेग में परिवर्तन अपान समय में समयांतराल या समय में परिवर्तन, समयांतराल, इससे आपका औसत त्वरण के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो 0 से लेकर 10 सेकंड के बीच पता करना है, तो नीचे 0 से लेकर 10 सेकंड तक समयांतराल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और वेग में परिवर्तन कितना हुआ है, तो फाइनल 10 सेकंड में कितना है इसका वेलोसिटी, 10 सेकंड पे इसका यहाँ पर वेलोसिटी हम हाइट से देखकर पता कर लेंगे कितना है, 2 है। 2 माइनस और t = 0 पर वेलोसिटी कितना है, 0 है। ठीक है, तो ये 2/10 हो जाएगा, यानी कि 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर फिर से यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है, ग्राफ में मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर सेकेंड एसआई यूनिट है, तो हमारा आंसर भी एसआई यूनिट में ही आएगा। ठीक, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है,
क्या है, 40 सेकंड में चली गई दूरी और विस्थापन दोनों बताना है। तो विस्थापन निकालना, विस्थापन देखिए जब भी वर्ड बोला जा रहा है, इसका मतलब कह रहा है कि आपको साइन मतलब डायरेक्शन के साथ ध्यान देना है, यानी कि प्लस में जा रहा है तो प्लस लिखिए, माइनस में नेगेटिव में जा रहा है तो उसको नेगेटिव वैल्यू के साथ निकालिए। ठीक है, डायरेक्शन इसमें ध्यान दिया जाता है, दूरी में डायरेक्शन ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, और जब ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ में जब विस्थापन के बारे में पता करना है तो जो टाइम एक्सिस के ऊपर साइड है उसको पॉजिटिव में कंसीडर करते हैं, और जो नीचे साइड है नीचे उसको निगेटिव में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऊपर साइड पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर एरिया भी निकालना हो तो नीचे हम जो भी एरिया लिखेंगे वो क्या होगा, निगेटिव में लिखेंगे यहाँ पर एरिया। ठीक है, ऊपर अगर एरिया की जरूरत पड़े तो इस एरिया को हम पॉजिटिव लिखेंगे। तो चूंकि जब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ हो और अब विस्थापन पूछ रहा है, इसका मतलब कह रहा है कि आप साइन के साथ ध्यान दीजिए, यानी कि निगेटिव। अब विस्थापन पूछा है तो हमें एरिया निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हो तो एरिया निकालने से ही हमें विस्थापन पता चलता है। तो वो क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, और जो ऊपर साइड है उस एरिया को पॉजिटिव में लिखेंगे और जो नीचे साइड है उस एरिया को निगेटिव में लिखेंगे, तब हमें विस्थापन पता चलेगा। ठीक है, तो पहले तो विस्थापन निकाल लेते हैं। विस्थापन पता करने के लिए क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, निगेटिव के साथ निगेटिव कंसीडर करना है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम नाम देते हैं ओ ए, इसको बी लिख देते हैं, इसको सी, इसको डी। तो यहाँ पर त्रिभुज ओ ए बी प्लस त्रिभुज बी सी डी। ठीक है, अब ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये त्रिभुज है तो 1/2, आधार कितना है 20, पूरे ऊंचाई कितना है 2। अब इसका देखिए ऊपर साइड है इसलिए पॉजिटिव लिखे हैं, प्लस अब नीचे साइड देखिए बी सी डी जो है वो नीचे साइड बना हुआ है, क्योंकि विस्थापन पता ना इसलिए इसको हम निगेटिव में लिखेंगे। क्यों निगेटिव लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो एरिया बना हुआ है, एरिया जो भी कंसीडर हम कर रहे हैं वो नीचे की साइड है ना, टाइम एक्सिस से नीचे है, इसलिए हम निगेटिव कंसीडर करेंगे। तो फिर त्रिभुज का फार्मूला लगाएंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2, आधार कितना है, आधार 20 से 40 20 हो जाएगा, और ऊंचाई, ऊंचाई आपका निगेटिव में कितना है, तभी है 2 है, 2 लिख दे रहे हैं। -2 भी लिख सकते हैं, तब यहाँ पर माइनस नहीं लिखने की जरूरत पड़ती। ठीक है, अभी 2 लिख दिए, माइनस हमने पहले ही लगा दिया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 - 20, विस्थापन आपका कितना हो जाएगा 0 हो गया। और इसी में दूरी पता करना है, दूरी के लिए हम डायरेक्शन ध्यान देते नहीं, इसलिए जो एरिया निगेटिव में लिख रहे हैं ना उसको निगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, उसको पॉजिटिव ही लिखना होगा हमें। तो जब भी दूरी का अगर ग्राफ भी बनाना होता तो हम ये नीचे नहीं बनाते हैं। अगर दूरी का ग्राफ बनाना रहता और विस्थापन का ग्राफ बना रहता, विस्थापन में देखते हैं आप वो नीचे निगेटिव में जाता है। ठीक है, और दूरी कभी निगेटिव में नहीं रहेगा। तो दूरी बताना तो जो भी एरिया है उस एरिया को निगेटिव साइन न लिखकर पॉजिटिव सिर्फ रखिए, यानी कि विस्थापन वाला सेम वही फार्मूला लगेगा दूरी के लिए भी। दूरी के लिए त्रिभुज ओ ए बी प्लस त्रिभुज बी सी डी निकालना है, लेकिन साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव दोनों होना चाहिए। तो सेम वही, इसको 20 रख देंगे, प्लस ये निगेटिव नहीं रखना है, ये पॉजिटिव ही रखना है। तो टोटल कितना हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दूरी 40 मीटर हो गया और विस्थापन 0 हो गया। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, एक वस्तु विराम से एक सरल रेखा के अनुदिश 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है। इस वस्तु का वेग समय ग्राफ बनाएंगे तथा इस ग्राफ से निम्नलिखित की गणना कीजिए। तो आपको जो त्वरण दिया हुआ है कांस्टेंट दिया हुआ है, कितना है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट है। ठीक है, ए इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेग समय ग्राफ आपको पूछा जा रहा है।
तो हम जानते हैं VT का ग्राफ जो भी बनेगा उसका स्लोप ही तो तोड़ देता है, यानी कि VT का ग्राफ हमें ऐसे बनाना पड़ेगा कि उसका स्लोप जो है कांस्टेंट आए और किसके बराबर आए, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आए। ऐसा कैसे हो सकता है? इससे यही पता चल रहा है कि जो VT टाइम का जो ग्राफ बनेगा वो किससे कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, और उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो स्लोप ही 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि उस वही तोड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना सकते हैं वेलोसिटी एक्सिस हो गया, ये टाइम एक्सिस हो गया, और विराम से चल रहा है, यानी कि वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पर शुरू में 0 होगा। ठीक है, इससे ये भी हम पता कर सकते हैं 5 सेकंड में, 10 सेकंड में। इसका मतलब क्या हो गया, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब हो गया हमारा 8 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब हर एक सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड स्पीड उसका बढ़ जाएगा। एक सेकंड बाद यहाँ पर अगर लिखते हैं, एक सेकंड बाद उसका 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 2 सेकंड में 16 हो जाएगा, 3 में 24 हो जाएगा, 4 में 32 हो जाएगा। ऐसे करते करते जितना समय निकालना हो इतने समय के लिए अब चाहे तो बना सकते हैं। अगर 10 सेकंड के लिए निकालना है, 10 सेकंड में स्पीड कितना हो जाएगा उसका, 10 बटे 80। तो ये जो लिखना होगा ये 80 पे चला जाएगा, 80 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसको हम जो स्ट्रेट लाइन बना यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन बनेगा वो ऐसे ओरिजिन से पास करते हुए चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और इसका जो स्लोप निकालेंगे, थीटा निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू m, और m इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो ऐसे ग्राफ बन जाएगा आपका। ठीक, तो अब क्वेश्चन ये ग्राफ बन गया आपका। अब क्वेश्चन पूछा है पहला, वस्तु का 5 सेकंड बाद वेग पूछा जा रहा है। ठीक है, 5 सेकंड बाद वेग कितना हो जाएगा, 1 सेकंड में 8 हो गया, 2 सेकंड में 16 हो जाएगा, 3 सेकंड में 24 हो जाएगा, 4 में 32 हो जाएगा, 5 में 40 हो जाएगा। इनके हर एक सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ ही रहा है। तो 5 सेकंड बाद कितना हो जाएगा उसका स्पीड, 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऐसे भी बता सकते हैं, या फिर आप फार्मूला लगा लेंगे इक्वेशन वाला, क्योंकि गतिशील है, स्टार्ट हुआ है रेस्ट से, यानी कि u इज इक्वल टू 0 हुआ है। और क्या पता चला इसके बारे में, असलेशन के बारे में पता है, असलेशन इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम हमें दिया हुआ है 5 सेकंड में हमें पता करना है। हम फाइनल वेलोसिटी ये फार्मूला लगा सकते हैं, u प्लस ए टी, u है आपका 0, ये कितना है 8, टाइम कितना है 5, यहाँ से भी पता कर सकते हैं 40 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम 5 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी पता करना है। अब दूरी पता करने के लिए आप या तो इक्वेशन ऑफ मोशन का ये जो फार्मूला है, फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है सॉल्व करना है, फार्मूला लगाना हो, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे भी निकाल सकते हैं, या फिर ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। ग्राफ में मान लीजिए यहाँ पर 5 सेकंड होगा। ठीक, तो 5 सेकंड में जो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ये जो बना है, स्ट्रेट लाइन है, ये 5 सेकंड के लिए इसके अंदर जितना भी ये एरिया बन रहा है, इस एरिया को कंसिडर कर लीजिए, उस एरिया ही निकाल लीजिए, उससे भी हम निकाल सकते हैं। 5 सेकंड में ये स्पीड कितना होगा, 40 होगा। अगर इसका एरिया भी पता करना हो, ये त्रिभुज देखिए, 1/2 आधार कितना है, आधार 0 से लेकर 5 सेकंड तक 5 हो जाएगा। ऊंचाई कितना है, अब 5 सेकंड पे स्पीड उसका चाल हुआ है 40। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 20 बचे 100, 100 मीटर हो जाएगा। इस फार्मूले से भी निकालेंगे, उससे भी 100 ही मीटर आएगा। देखिए यू का वैल्यू 0 हो जाएगा, टाइम कोई भी रहे 0 ही हो जाएगा, प्लस हाफ ए का वैल्यू 8 है, ये कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर करिए, 0 प्लस ये डिवाइड कर देंगे, 4 हो जाएगा। तो 4 गुणे 25 और 25 चौको 100,
दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि इस अंतराल में वस्तु का औसत वेग बताना है। चूंकि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तो औसत वेग और औसत चाल निकालेंगे वो बराबर ही होगा, ठीक है। तो औसत वेग यहाँ पर निकालने के लिए हमें दूरी अभी निकाले ही है, औसत चाल और औसत वेग बराबर होगा। तो औसत चाल अगर जैसे निकालते हैं, औसत चाल के लिए हम क्या निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी, कुल दूरी निकलते हैं, कुल दूरी डिवाइड बाई कुल समय। यहाँ पर औसत चाल औसत वेग बराबर होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है। और हमने दूरी निकाला ही है कि 5 सेकंड में कितना दूरी तय किया है, टोटल वो 100 चला है। और समय कितना लगाया, 5 सेकंड, ये कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि औसत चाल भी 20 मीटर पर सेकंड होगा और औसत वेग भी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, एक धावक का वेग समय ग्राफ आपको दिया गया है और 16 सेकंड में धावक का कितना दूरी तय किया है ये पता करना है। और साथ ही साथ ये भी पता करना है कि t=11 सेकंड पर धावक का त्वरण भी बताना है। तो 16 सेकंड के लिए दूरी पता करना है। तो जब भी आपको वेग समय का ग्राफ दिया हुआ हो और दूरी पता करना हो तो वेग समय ग्राफ के एरिया निकालने से हमें विस्थापन के बारे में पता चलता है। क्योंकि यहाँ पर विस्थापन न लिख कर दूरी लिखा है, इसलिए विस्थापन को दूरी कंसिडर कर लिया है। तो हमें फिलहाल इसमें क्या करना है, तब एरिया ही निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। इस जितने भी स्ट्रेट लाइन है उसके अंडर में कितने 16 सेकंड तक के लिए कितने एरिया आ रहे हैं, सभी एरिया को हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये 10 सेकंड के लिए पूछा था तो फिर सिर्फ 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड तक के लिए जितना एरिया कंसीडर होता है हम सिर्फ उतना ही एरिया कंसीडर करते हैं। 16 सेकंड के लिए पूछा है तो 16 सेकंड तक के लिए कितना एरिया आएगा उसको हम कंसीडर करेंगे। तो फिलहाल ये हम इसको डिवाइड कर लेते हैं एरिया निकालने के लिए अलग अलग पार्ट में। 0 से लेकर 2 सेकंड के बीच एक त्रिभुज बन गया, इस एरिया का नाम हमने A1 दे दिया। फिर 2 से लेकर 10 सेकंड के बीच ये एक आयत बन गया। हम ये त्रिभुज और आयत में बांट रहे हैं, क्यों, क्योंकि एरिया निकालना हमें आसान हो जाएगा क्योंकि इसका फार्मूला हमें पता है। तो 2 से लेकर 10 सेकंड के बीच ये एरिया A2 हो गया। और 10 से 12 के बीच देखिए, इसको फिर से 2 भागों में बांट देते हैं। एक यहाँ से लेकर यहाँ एक त्रिभुज हो जाएगा A3, और 10 से 12 के बीच ही ये एक आयत बन जाएगा ये वाला, तो ये A4 हो जाएगा। फिर 12 से लेकर 16 तक ये एक आयत बन जाएगा, ये आपका हो गया A5। तो यानी कि सभी एरिया को हम निकाल लेते हैं, ये आयत और त्रिभुज में हमने बांट दिया, सब फार्मूला लगाएंगे और सभी का एरिया निकाल कर जोड़ देंगे तो हमें दूरी के बारे में पता चल जाएगा। पहले एरिया अलग अलग निकाल लेते हैं, A1 A2 A3, A2 A3 A4 और A5 सभी को निकाल कर जोड़ देंगे। तो A1 एरिया निकालना और त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो 1/2 आधार कितना है 2 गुणे ऊंचाई कितना है 0 से लेकर 8, 8 हो जाएगा, ये आपका 8 मीटर हो जाएगा। A2 एरिया एक क्षेत्रफल है, ये किसका है, आयत का है। तो 2 से लेकर 10 सेकंड के बीच कितना हो जाएगा, 10 - 2 लिख दे रहे हैं, ये लंबाई का काम करेगा और चौड़ाई का काम 8 से लेकर 0 तक, ठीक। तो 8 8 ये गुणे हुआ है 64 मीटर हो गया। A3 एरिया एक त्रिभुज है, 1/2 आधार कितना है 10 से लेकर 12 तक, तो हमने लिख दिया 12 - 10, ये आधार का काम करेगा। ऊंचाई का काम 8 - 4, 8 - 4 कैसे है, ये जो त्रिभुज है ये मैक्सिमम हाइट ये 8 है और ये जो नीचे है वो 4 है, तो उसका डिफरेंस यही तो लंबाई 1/2 ऊंचाई का काम करेगा, यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 मीटर हो जाएगा। फिर A4 निकालना है, तो ये आयत है, तो 12 - 10 गुणे ऊंचाई 4 - 0, ये 8 मीटर हो जाएगा।
ये 5 निकालना है। 16 माइनस 12 गुणे 4 माइनस 0। ये टोटल हाइट है इसका, ये वाली लंबाई। लंबाई निकालना है तो इंटरवल देखना होगा, ये 4 है और नीचे 0 है तो 4 माइनस 0 हो गया। तो 16 में से 12 या 4 और 4 गुणे 4 16 मीटर। अब आपको दूरी बतानी है तो सबको जोड़ देंगे। A1 A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। सबको जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा? ये सभी को जोड़ने के बाद आपका 100 मीटर आ जाएगा। 100 मीटर 100 मीटर, ठीक है। तो आपका दूरी के बारे में पता चल गया। अगर ये 16 सेकंड के लिए ना पूछे कि 12 सेकंड के लिए पूछता तो हम ये 5 एरिया नहीं कंसिडर करते हैं, सिर्फ ये 4 तक ही जोड़ते हैं, ठीक है। अगर 10 सेकंड के लिए पूछता तो हम A1 और A2 को ही जोड़ते हैं। सिर्फ 2 सेकंड के लिए दूरी कितना चला ये पता करना होता तो सिर्फ 0 से लेकर 2 सेकंड तक जो एरिया बना यानी कि A1 सिर्फ हम कंसिडर करते हैं और A1 बता देते हैं, तो वो दूरी चलता है 2 सेकंड के लिए। हमें 16 सेकंड के लिए निकालना था इसलिए सभी को जोड़ना पड़ा है। अब फिर पता करना है, त्वरण पता करना है कितने, t इक्वल टू 11 सेकंड पर। t इक्वल टू 11 सेकंड ग्राफ में देखिए कहाँ है, यहाँ पर है। 10 और 12 के बीच 11। ये इसका ऊपर देख रहे हैं तो जो यहाँ टच कर रहा है 11 सेकंड पर वेलोसिटी पर, ये जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो स्ट्रेट लाइन के लिए जब स्लोप पता करना है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ हो, तो ये हमें स्लोप ही से त्वरण के बारे में पता चलता है। और ये जो थीटा बनेगा ये देखिए 90 डिग्री से ज़्यादा है। जब भी 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो स्लोप जो भी निकलेगा वो निगेटिव में आएगा। इसलिए ये निकालने के बजाय हम क्या करेंगे, ये उल्टे डायरेक्शन में निकाल लेते हैं, उसको माइनस लिख देंगे। जो A3 है ये वाला एंगल निकाल लेते हैं tan थीटा, ठीक है, और निगेटिव में लिख देंगे। tan थीटा बराबर निगेटिव पहले लिख दे रहे हैं और उल्टे डायरेक्शन में ये निकाल लेते हैं। ये जो हाइट है ये लंब का काम करेगा और आधार का काम ये है, ठीक। तो वही स्लोप हो जाएगा आपका। तो ये लंब का काम क्या हो रहा है, 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 लंब बटे आधार। आधार कितना है, 12 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 4/2 इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब भी एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, 180 माइनस थीटा करके जो ये एंगल है छोटा वाला, इस एंगल को निकाल लेते हैं और माइनस में लिख देंगे। तब भी आपका जो स्लोप ये वाला होगा वो उसी के बराबर आता है। तो हमने उस तरह निकाल लिया है, ठीक है। तो आपका जो त्वरण होगा ना ये त्वरण के बराबर हो जाएगा। त्वरण हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। और 100 मीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कार का वेग समय ग्राफ दिया गया है और आपको त्वरण बताना है ए से बी के बीच कार का त्वरण क्या होगा और अंतिम 4 सेकंड में चली गई दूरी बताना है। पहला क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं आपको देखकर। ए और बी के बीच त्वरण पता करना है। ए और बी के बीच ये है यानी कि 2 से लेकर 3 सेकंड के बीच। उसके लिए इस स्ट्रेट लाइन का आपका स्लोप पता करना होगा। और स्लोप पता करना है, ये खुद है, इसका स्लोप निकालेंगे, कहीं से भी निकालें इसके ए और बी के बीच। वो स्लोप क्या होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल है तो ये निगेटिव में भी निगेटिव में आएगा स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इसका स्लोप निकालना तो उससे अच्छा है आप यहाँ से ये वाला एंगल कंसीडर करके और निगेटिव साइन लगा दीजिए, तो ये स्लोप आपका जो भी है वो मिल जाएगा। अगर इसको हम मान लेते हैं बीटा, तो हमें स्लोप क्या होगा, tan बीटा पता करना है, यही स्लोप के बराबर होगा, m के बराबर होगा। ये जो होगा वो माइनस टाइम tan थीटा के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो tan थीटा यहाँ त्रिभुज में आप देख सकते हैं ए और बी के बीच
लंब का काम करेगा 5 से लेकर 2 सेकंड के बीच, 2 मीटर पर सेकंड के बीच, 5 मीटर पर सेकंड ये वाली हाइट, ये लंब का काम करेगा। यहाँ लिख दे रहे हैं लंब बटे आधार, माइनस टाइम लंब का है 5 माइनस 2, ये लंब का काम करेगा, आधार का काम 2 से लेकर 3 यानी कि 3 माइनस 2, -3 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, त्वरण होगा, जो कि निगेटिव में आएगा। तो ग्राफ से दिख कर लग रहा है कि 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल है तो निगेटिव में भी आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, अंतिम 4 सेकंड में चली गई दूरी बताना है। अंतिम 4 सेकंड मतलब 3 से लेकर 7 सेकंड के बीच, यही हो जाएगा आपका चली गई दूरी, इसमें बताना है। तो जब भी वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया है तो हम एरिया निकालेंगे, एरिया से हमें दूरी या विस्थापन के बारे में पता चलता है। तो ये एरिया हमें बताना होगा, ठीक है, ये सिर्फ एरिया, ये सारी एरिया अगर हम बता देंगे तो हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अंतिम 4 सेकंड में चली गई दूरी को, इसको क्या करेंगे हम 2 भागों में फिर से हम बांट लेते हैं। ये एक आपका आयत बन जाएगा और दूसरा ये त्रिभुज बन जाएगा। इसको हम A1 मान लेते हैं, इसको हम A2 मान लेते हैं। चली गई दूरी जो होगा A1 प्लस A2 यही कंसिडर कर लेते हैं, यही आपका दूरी के बारे में पता चल जाएगा। A1 कितना हो जाएगा, ये जो आयत बन रहा है लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 3 से लेकर 5 तक हो जाएगा 2, और चौड़ाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये A1 हो गया, प्लस A2 कितना हो जाएगा, ये त्रिभुज बन रहा है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार हो जाएगा 5 से लेकर 7 तक 2, ऊंचाई कितना हो जाएगा 5, 2 हो जाएगा 2, ये ऊंचाई का काम करेगा। तो टोटल हो जाएगा ये 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 मीटर। अंतिम 4 सेकंड में चली गई दूरी 6 मीटर हो जाएगा, और त्वरण जो पूछा है वो -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। तो चित्र में दो कारों ए तथा बी के जो एक ही क्षण एक ही दिशा में गति प्रारंभ करती हैं का दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित है। ग्राफ से गणना कीजिए। पहला है, प्रारंभ में कार ए कार बी से कितना आगे थी, ये पता करना था। ये तो ग्राफ से देखकर ही पता कर लेंगे, ठीक है। कार ए जो है आगे है, ये कार ए का कितना दूर है, जो कार बी है वो दूरी उसका 0 यहाँ पर माना गया रेफरेंस, और कार बी, ये कार बी है, एक बी का है ये, और ये ए का है, कार ए का। तो कार ए 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो प्रारंभ में कार ए कार बी से कितना आगे थी, 5 किलोमीटर आगे है। ये हाइट देखकर ही पता चल जा रहा है, ठीक है। ये हाइट आप देखेंगे, ये हाइट ही 5 किलोमीटर शुरू में है, तो 5 किलोमीटर आगे है कार ए। दूसरा लिखा है क्वेश्चन, कौन सी कार तेज चल रही है, कौन सी कार तेज चल रही है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आप देख रहे हैं कार ए आगे होने के बावजूद भी कार बी जो है उसका पीछा कर ले रही है, यानी कि एक समय ऐसा आया है जिस पर कार ए और कार बी क्या है, दोनों एक समय एक साथ एक पोजीशन पर आ गए हैं ना, सेम डिस्टेंस पर आ गए हैं। इसका मतलब क्या है, कार बी का जो चाल है वो ज़्यादा है। या फिर दूसरा तरीका क्या है, स्लोप से भी पता कर सकते हैं। दूरी समय का जब ग्राफ दिया हुआ है तो आप स्लोप पता करिए, स्लोप किसका ज़्यादा होगा, स्लोप जिसका ज़्यादा उसका चाल ज़्यादा हो जाएगा। कार बी के लिए कंसीडर करेंगे ये त्रिभुज, ये वाला, और कार ए के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको दूसरे से बना दे रहे हैं, ये वाला जो है कार बी के लिए हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये एक थीटा और एक
ये जो थीटा बन रहा है यहाँ पर, ये किसके लिए, कार बी के लिए थीटा बी लिख दे रहे हैं, और ये थीटा ए के लिए। तो स्लोप निकालते हैं, tan थीटा ए, यानी कि ये कार ए का चाल बताएगा। कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा आपका 15 माइनस 5, 15 माइनस 5, लंब हो गया, आधार कितना हो गया, 0 से लेकर 3, 3 हो गया, तो ये 10/3 किलोमीटर पर आवर। और कार बी के लिए निकालना है तो tan थीटा बी निकालिए। बी के लिए ये टोटल हाइट, लंब कितना हो जाएगा, 20 माइनस 0, 20 माइनस 0, यहाँ से लेकर यहाँ तक, नीचे 0 है, ऊपर ये 20 है, तो 20 माइनस 0 करेंगे तो 20 का लंबाई मिलेगा, तो 20 माइनस 0 हो गया। आधार कितना है, 0 से लेकर 3 तक, 3 माइनस 0 यानी कि 3 तक, 3 हो जाएगा, तो ये आपका 20/3 हो गया किलोमीटर पर आवर। यहाँ से सीधे सीधे दिख रहा है किसका स्पीड ज़्यादा है, कार बी का। ये 20/3 है, ये 10/3 है, कार है, इसलिए यहाँ लिखेंगे कार बी तेज चल रही है। ठीक, उसके बाद है कितने समय पश्चात तथा किस स्थान पर कार बी कार ए को पकड़ लेगी। तो देखिए जब कार का दोनों का पोजीशन एक जगह हो, यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है दोनों एक पोजीशन पर है, यानी कितने समय पर दोनों एक दूसरे के साथ में हो गए हैं। ये टाइम देख लीजिए, यहाँ पर ये 1 घंटा, ये 2 घंटा, उसका मिडल है, बीच में है, ये कितना हो जाएगा, 1.5 घंटा हो जाएगा। ये 1.5 घंटे बाद कार बी कार ए को पकड़ लेगी। ठीक है, और कितने दूरी पर है, तो कार बी कितना चला है, 10 किलोमीटर चला है। ठीक है, और कार ए जो है 5 से चला है 10 किलोमीटर, वो 5 ही किलोमीटर चला है, और कार बी है 10 किलोमीटर चला है। ठीक है, तब वो पकड़ लेगा, ठीक, 1.5 घंटे बाद। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगला क्वेश्चन चलते हैं अब। यहाँ पर लिखा है चित्र ए में एक गतिशील वस्तु का समय विस्थापन ग्राफ प्रदर्शित है, इसकी सहायता से वेग समय ग्राफ बनाइए और इस ग्राफ से समझाइए कि वस्तु सबसे तेज किस अंतराल में, इस समय अंतराल में चल रही थी। तो इसमें 4 क्वेश्चन पूछे हैं। तो पहले भी यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखकर आपको वेग समय का ग्राफ बताना है। ठीक है, ये टाइम एक्सिस बना देते हैं, ये वेलोसिटी का एक्सिस बना देते हैं। तो विस्थापन समय ग्राफ का जो स्लोप होगा वही वेलोसिटी के बारे में बताएगा, यानी कि स्लोप निकालते चले जाएंगे और हम ग्राफ मिल जाएगा हमें। तो इसका देखिए स्लोप निकालेंगे, कांस्टेंट वैल्यू आएगा जो कि पॉजिटिव में होगा। इसका स्लोप ए से लेकर बी तक जो स्लोप है, इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप 0 हो जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गया है। 3 से लेकर 5 सेकंड तक इसका जब स्लोप निकालेंगे, ये वाला तो निगेटिव में आएगा। ठीक है, और कांस्टेंट है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि 0 से लेकर 1 सेकंड तक। यहाँ पर अगर 1 सेकंड तक यहाँ पर कुछ पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव किसके बराबर होगा, वो स्लोप जितना निकालेंगे उसके बराबर हो जाएगा। फिर 1 से लेकर 3 सेकंड के बीच, 3 सेकंड के बीच ये 0 हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद 3 सेकंड से लेकर 5 सेकंड के बीच यहाँ पर देखेंगे तो ये निगेटिव हो गया है नीचे। ऐसा कुछ आपका क्या बनेगा, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनेगा। तो इसको हम दिखा देते हैं अच्छे से। ये देखिए ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। तो ये जो हम दिखाए हैं ये कांस्टेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, ये कैसे पता चलेगा, ये स्लोप से। स्लोप निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये स्लोप निकालना, तो ये त्रिभुज में लंब का काम करेगा, और लंब कितना है, ये 20 है, और आधार कितना है, ये आधार में 1 है, तो 20/1 जो स्लोप हो जाएगा, 20/1 मतलब 20। तो पॉजिटिव के लिए यहाँ पर 20 दिखा दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा।
फिर दूसरे के लिए ए से बी के बीच स्लोप 0 है, इसलिए 0 पे हो गया है। ठीक, तो ये यहाँ पर 0 दिखा गया है। फिर 3 से लेकर 5 सेकंड तक जो स्लोप निकलेगा वो निगेटिव में आएगा। निगेटिव में कितना आएगा वो यहाँ से फिर पता कर लेते हैं। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है इसमें लंब का काम ये करेगा। इसका हाइट कितना है, ये भी 20 है, और आधार कितना है यहाँ पर, ये है 2 सेकंड। 2 सेकंड तो 20/2, 20/2 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ हो जाएगा आपका, लेकिन निगेटिव में आएगा स्लोप, तो निगेटिव में, इसलिए यहाँ पर -10 आ गया है, निगेटिव में दिखा दी गया है। तो यहाँ पर हम दिखा देंगे ये निगेटिव में -10 हो गया। ठीक है, तो हमने अब क्या बना दिया, ग्राफ बना दिया। अब इस ग्राफ को देखकर ये 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। लिखा है वस्तु सबसे तेज किस समय अंतराल में चल रही थी। तो स्पीड देखिए यहाँ पर, यहाँ 0 से लेकर 1 सेकंड तक 20 था, फिर 0 था, फिर 3 से लेकर 5 तक -10 था। मैग्नीट्यूड की बात करें तो 10 मीटर पर सेकंड। तो सबसे तेज कब चल रहा था, 0 से लेकर 1 सेकंड के बीच, 0 से लेकर 1 सेकंड के बीच सबसे तेज चल रहा था। फिर वस्तु ने कुल कितनी दूरी तय की। कुल दूरी बताना है तो क्या करेंगे, हम एरिया निकाल लेंगे। यही एरिया ही हमें दूरी के बारे में पता चल जाएगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये जो आयत बन रहा है लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका हो जाएगा 20। इसका कुछ एरिया बनेगा नहीं टाइम एक्सिस पर, ये तो 0 हो जाएगा। इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये आपका लंबाई कितना हो जाएगा 2, और ये चौड़ाई, या इसको लंबाई मान लीजिए, ये कितना है 10 है। 10 गुणे 2 ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, और ये 20 हो गया, 20 20 40। कुल कितनी दूरी तय की, ये 40। चूंकि ये निगेटिव में है तो निगेटिव साइन कंसीडर नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दूरी पूछा है। ठीक है, दूरी में हम क्या निगेटिव साइन वाले और निगेटिव में फिगर बन रहा हो, ग्राफ बन रहा हो, तो निगेटिव नहीं लेंगे, उसको पॉजिटिव में लेंगे। अगर विस्थापन पूछता तो हम साइन के साथ लेते हैं। ठीक, तो 20 20 40 हो गया, 40 मीटर। तीसरा क्वेश्चन है कि वस्तु का संपूर्ण विस्थापन कितना है। अब संपूर्ण विस्थापन यहाँ पर देखिए विस्थापन पूछ दिया है, इसलिए अब जब भी एरिया निकालेंगे तो साइन के साथ रखेंगे। ऊपर पॉजिटिव बना तो पॉजिटिव के साथ, निगेटिव है तो निगेटिव के साथ। ये निगेटिव तब लेंगे, तो यहाँ पर जो एरिया निकालेंगे तो 20 प्लस में और 20 माइनस में, दोनों किनका हो जाएगा, विस्थापन 0 हो जाएगा। फिर है चौथा क्वेश्चन, आरंभ से वस्तु ए तक वस्तु का त्वरण कितना है। आरंभ से बिंदु ए तक, तो 0 से लेकर बिंदु ए तक कहाँ है, ए मतलब 1 सेकंड तक, यहाँ तक। आरंभ से लेकर 1 सेकंड तक वस्तु का क्या पूछा है, त्वरण पूछा है। अब वेलोसिटी जब कांस्टेंट है, यहाँ पर देख ही रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड, ना तो घट रहा है ना तो बढ़ रहा है, इसका मतलब जो त्वरण होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्लोप इसका निकालेंगे, इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, हमारे चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। 0 से 1 सेकंड के बीच पहला का, दूसरा का 40 मीटर, तीसरा का 0 मीटर, और चौथा 0। तो इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आएगा होगे, और जितना भी कंसेप्ट क्लियर आपका अच्छे से हो गया होगा, क्योंकि अपने कंसेप्ट जो पढ़ा था वो क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से क्लियर होता है। इतना क्वेश्चन रहने देते हैं अब। थैंक यू।